अगर आपके सामने आए हैं और ये प्रोग्राम जुड़ा है जो कैश फॉर जॉब स्कैम चल रहा है इस राज्य में, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो वीपीडीओ परीक्षा लीक मामला है जिसमें एसटीएफ लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रही है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं यूकेएसएसएससी के ऊपर भी, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भी, उनकी साख के ऊपर भी। हालांकि वो कहते हैं कि 27 नवंबर 2014 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग अस्तित्व में आया, तब से वो 89 परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन करा चुका है, जिसमें से वो खुद मान रहा है कि 9 में गड़बड़ी हुई है। 5 मामलों में आयोग ने मुकदमे दर्ज किए हैं, कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद क्या देश प्रदेश भर के जो हमारे युवा हैं, क्या वो इस चयन आयोग पे भरोसा कर पाएंगे? क्या ये चयन आयोग अपनी साख बचा पाएगा? क्या इस चयन आयोग को बने रहना चाहिए? और ये जितनी भी गिरफ्तारी हो रही है, क्या इसके बाद वो बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे जिनकी देखरेख में ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा था? आप सोचिए, एक परीक्षा में कुछ ईमानदार परीक्षार्थी भी बैठे होंगे, कुछ लोगों को पर्चे लीक भी हुए होंगे, लेकिन अब जब इतना बड़ा खेल खुलकर सामने आ गया है कि इतने प्रश्नों में से इतने प्रश्न लीक किए गए, उन प्रश्नों के लिए पैसे लिए गए, जहां पेपर छप रहा था वहां से उसका फोटो खींच के टेलीग्राम के थ्रू उसको भेजा गया, उनको एक जगह बैठाकर उनको इन प्रश्न पत्रों के उसके जवाबों की तैयारी कराई गई। ये कुछ ऐसा मामला है जिसने अपने आप में एक बड़ा सवाल कर दिया है। और अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो भी एक तरह से मैं कहूंगा संदेह के घेरे में हैं। और ये कहीं इसी तरह का मामला तो नहीं बनता जो मध्य प्रदेश में व्यापम बना था और वहां पर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था। इस मामले में सब कुछ दूध की तरह साफ होना बहुत जरूरी है, वरना ना ये आयोग की साख बचेगी, ना ये सरकार की साख बचेगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रदेश भर के बेरोजगार हमारे उत्तराखंड के साथी जो दिन रात मेहनत करते हैं एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए, उनके प्रश्न पत्र जो हैं वो पैसों में बेच दिए जाते हैं और ये आयोग को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। तो ये आयोग में जो लोग बैठे हैं इनकी अक्षमता है, ये मैं कहूंगा। और इस पूरे प्रकरण को जो सामने लेकर आए, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में लगातार आवाज उठाई कि साहब ये बीपीडीओ जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। बॉबी पवार देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो बॉबी पवार बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। आपने हार नहीं मानी, क्योंकि जब आपने ये मुद्दा उठाया था तब मैं सुनना था आयोग की ओर से कहा गया कि ये इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, गलत तथ्यों पे बात कर रहे हैं, एक गलत पिक्चर बना रहे हैं आयोग की। लेकिन अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले मामले हैं। अब साहब कौन कौन लिप्त नहीं है? पुलिस वाला लिप्त है, जहां प्रिंटिंग प्रेस है वहां का व्यक्ति लिप्त है, चयन आयोग का व्यक्ति लिप्त है, आप सोचिए कोर्ट का व्यक्ति लिप्त है, न जाने अभी और कितने लिप्त होंगे जैसे जैसे एसटीएफ का दायरा बढ़ेगा। आपको कब लगा बॉबी पवार? और उससे पहले मैं आपसे पूछूं, मैं अपने उत्तराखंड की जनता जनार्दन से कहना चाहूंगा, आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बात रख सकते हैं। मैं चाहता हूं आप अपना दृष्टिकोण रखें, आप क्या चाहते हैं? ये परीक्षा क्या रद्द होनी चाहिए? मैं जानता हूं कुछ लोगों को इससे कष्ट पहुंचेगा जिन्होंने मेहनत की थी, लेकिन हम इसको आगे इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और पैसे मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो चयन आयोग है, उत्तराखंड स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमेटी, इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बॉबी पवार, आपको कब लगा कि साहब इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है और आपको शक हुआ? देखिए, पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत आभार करूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पे तो हमें जो शंका हुई ये तब हुई जब ये रिजल्ट जारी हुआ 7 अप्रैल 2022 को। शंका शायद पहले हमें हो जाती जब ये परीक्षा हुई थी। उस दौरान क्या हुआ कि 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी। उस दौरान मैं जेल में था
और इन्हीं के लिए आंदोलन लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन लड़ रहे थे। उस दौरान 3 तारीख को मुझे जेल में बंद कर दिया था, 5 तारीख को छोड़ा था। नहीं, जेल में आपको क्यों बंद किया गया? देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ एक सहायक लेखाकार की परीक्षा थी, उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो कि अभी आयोग को 2 महीने पहले रद्द करनी पड़ी। जब रद्द करनी पड़ी तो हमें जेल क्यों डाला, यह भी सवाल है। तो हमें उस दौरान जेल में रखा गया। उसके बाद परीक्षा जब ये समाप्त हुई तो हमें बाहर निकाला गया। उस दौरान हमें काना कान खबर नहीं हुई। इतनी पारदर्शिता से यहाँ पर फ्रॉड किया गया, परीक्षा में अनियमितताएं की गई। पर जब हमें 7 तारीख को ये रिजल्ट निकलता है, इसमें हम चयनित जो सूची देखते हैं उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से दूर दूर का नाता नहीं है। वो कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, और कोई ठेकेदार या प्रॉपर्टी डीलर, इस तरह के सिलेक्शन उसमें देखे गए। तो हमने शंका जाहिर की, हमने आयोग के सामने अपनी बात रखी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आप थोड़ा एक बार इसकी जांच कर लीजिए। परंतु आयोग ने पूरी तरह से नकार दिया था। हमने सरकार के सामने भी रखा कि इसमें ऐसा हुआ, उस दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु हमें जब पूरी शंका थी कि हुआ तो हुआ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है। क्योंकि आपने टॉपर के हाल देख ही रहे होंगे, जिस आयोग को टॉप किया है उस आयोग की फुल फॉर्म तक नहीं है उन्हें पता। तो हमने इसमें एविडेंस जुटाने की कोशिश की, और जब इसमें आगे बढ़ते रहे तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे एविडेंस आने लगे जिससे यह साबित हो गया कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। हमने आयोग के अध्यक्ष को इसके स्क्रीनशॉट दिए, जो पेपर से पहले के कुछ 60-65 क्वेश्चन वायरल हुए थे। हमने जब वो दिए तो उस दौरान भी उल्टा मतलब काउंटर किया गया कि आपने फर्जी बनाया है, ऐसा तैसा कर दिया है, और हमारे खिलाफ शिकायत उल्टी कर दी। जिसने भी शिकायत करी, फिर हम जांच के दायरे में आ गए, हमारी जांच हुई, एसटीएफ ने हमारी जांच की सबसे पहले। अब इनकी जो जांच हो रही है वो तो जांच हुई, मतलब बिल्कुल जो मामला लेकर आ रहा सामने, पहले उसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत दी थी, और वो गुमनाम शिकायत थी कि इन्होंने फर्जी तरीके से बनाया है, इस तरीके से वो शिकायत दी थी। सबसे पहले मेरी जांच हुई, और हमने भी कहा, क्योंकि हम जब ठीक थे, हमारा जब कोई दोष इसमें नहीं था, हमने जब कुछ गलत किया नहीं था, हमने भी कहा हमारी जिस स्तर की जांच करनी आप कर लीजिए। एसटीएफ ने जांच की तो जांच में कुछ मिला नहीं, जांच में हम साफ पाए गए। तो उसके बाद हमारी जो डिमांड थी उस पर आगे जांच बढ़ी। उस पर जब जांच बढ़ी तो कहीं ना कहीं एसटीएफ को लगा कि धांधली बड़ी मात्रा में हुई है। फिर इन्होंने आयोग को भी सूचित किया और शासन को भी सूचित किया। तो मुख्यमंत्री महोदय को लगा कि ठीक है, इस पे जांच के आदेश देने चाहिए, उन्होंने जांच के आदेश दिए। पर अब सामने खुलकर सब कुछ आ रहा है। परंतु मैं भट्ट जी मैं कहना चाहूंगा, अभी भी मतलब बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, जो प्रदेश का युवा ये चाहता है कि हर बार जो लंबे समय से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं वो मछलियां रडार से बाहर हैं। जब तक वो मछलियां अंदर नहीं हुई, जब तक वो मछलियां सलाखों के पीछे नहीं गई, तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी। तो ये तो हम मान लेना ये कैश फॉर जॉब स्कैम है, और ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसपे हमें और अंदर घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, अंदर तो घुसना पड़ेगा, और इतना अंदर घुसना पड़ेगा कि यहां पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कई पार्टियों के, कई राजनीतिक दलों के लोग भी मिले हुए हो सकते हैं। आयोग के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, जो आयोग के अध्यक्ष और सचिव है, उनकी तो आप ये देख लीजिए लगातार कितनी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो गई है। वो चाहे 2016 में वीडियो हो, उसके बाद से जो कनिष्ठ अभियंता का जो पेपर था जेई, जिसमें 66 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से निकले थे, वो भी रद्द हुई। उसके बाद सहायक लेखाकार देख लीजिए, वन दरोगा में इतनी अनियमितताएं हैं, और तमाम प्रकार की ये बीपीडीओ आप देख लीजिए। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं था जो या तो कोर्ट के रास्ते नहीं जा रहा था। एक बार जो भी एग्जाम हो रहा था वो कोर्ट के दरवाजे पे जरूर जा रहा था। तो क्या इनकी जवाबदेही नहीं थी कि क्यों ऐसा हर बार हो रहा है? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, सरकार को फटकार लगानी चाहिए थी कि भाई ऐसा हो रहा है तो आप अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, आप या तो वहां से हटिए, या तो किसी अच्छे व्यक्तियों को वहां पर अपॉइंट करते, या फिर इनका जो है ब्यौरा लेते कि क्या इस प्रकार से क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आयोग है ये कॉम्पिटेंट है भी। अब तो इसकी कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद हम कैसे कहते कि जो आप अपने एग्जाम कराए वो ट्रांसपेरेंट थे? हम कैसे कहते जब आपकी नाक के नीचे जिसको आप ऑनलाइन एग्जाम कराने की
अनुमति दे रहे हैं जिस एजेंसी को, उसका कर्मचारी जो है वो टेलीग्राम के मार्फत पेपर लीक कर दे रहा है। एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। 1,60,000 बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आप तो इनकॉम्पिटेंट हैं, आपकी कॉम्पिटेंस पे सवाल है। बिल्कुल सर, ये हम भी यही कहना चाह रहे हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो गिरफ्तारियां हुई है, उन्होंने ये भी कबूला कि हम 2015 से नौकरी कर रहे हैं और 2015 के बाद हमें तो लगता है कि सारी परीक्षाएं फिर ऐसी हुई होगी। अगर पेपर प्रिंटिंग के दौरान ही ये लीक हो जाता होगा तो आप जान सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर स्कैम होता होगा। अभी जो अभिषेक वर्मा जो लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से जो गिरफ्तार किए गए, उन्होंने ये कहा कि जब प्रिंटिंग पेपर हुआ तो उसके बाद जब सील लगा रहे थे उस दौरान मैंने तीनों पालियों के पेपर की फोटो जो टेलीग्राम पर भेज दी। अब पेपर जो सील हो रहा था वो लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले सील हो रहा होगा। अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो पेपर 1-1.5 महीने पहले जब टेलीग्राम से बाहर आ गया था उसके बाद वो किन किन माध्यमों से बाजारों में बिका। क्योंकि हो सकता है किसी ने उसकी फिर फोटो खींच के ले गई हो सकता है किसी ने उसकी फोटो कॉपी करके ले गई हो सकता है किसी को व्हाट्सएप में दिया हो सकता है टेलीग्राम वाला तो बोल ही रहे हैं। तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। और जहां तक हमें भी अभी आप सोचिए ना, इस तरह के जो प्रकरण है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होते। बिल्कुल यहां पर कोई बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है, कोई बहुत बड़ा गिरोह काम करता है जो बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। उस इकट्ठे पैसे के बाद वो अपनी डील करता है। अभी राजस्थान में बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने कुछ दिनों पहले सदन में यही मुद्दा उठाया था। बिल्कुल कि ये जो हमारे जो कोचिंग सेंटर हैं वो इस तरह के नेक्सस को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल और एम्स प्रकरण में भी मैं कहूंगा वहां तो सीबीआई जांच कर रही है। एक ही राज्य के बड़े पैमाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाना यह भी अपनी ओर इंगित करता है। जैसे कि मैं देख रहा था 2016 में एक गांव के 20 बच्चे निकल गए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। और ये मैं मालूम कहूंगा कि ये कुंडली मार के बैठे, इन्हें लगता है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले तो इनकॉम्पिटेंट लोगों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोग लाने चाहिए जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम करा पाए। अब बॉबी भाई दिक्कत क्या है, 1,60,000 बच्चे, अगर मान लीजिए उनमें से कितने बच्चों ने दिन रात मेहनत की होगी इस एग्जाम को पास करने के लिए, बिल्कुल उनकी क्या गलती। आज तो हम कह रहे हैं कि साहब ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का नेक्सस सामने आ रहा है। जी। आप लोगों की डिमांड क्या है? देखिए सर, हमारी डिमांड क्या है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कई वर्षों से चल रही है। हो क्या रहा है कि हर बार ऐसी घटनाएं सामने आती है और छोटी मोटी गिरफ्तारियां करवा के, छोटी मोटी धाराएं लगवा के ये काम बंद कर दिया जाता है, इन पर पर्दा डाल दिया जाता है। अब समस्या यह है कि पहले भी ये परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड घोटाला हुआ था 2020 में। मैं कहना चाहूंगा जो उसमें दोषी थे, जो नामजद आरोपी थे, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था, वो भी उसमें भी कई कोचिंग संचालक थे, कई आयोग के समीक्षा अधिकारी थे, कई कृषि सहायक अधिकारी, इस प्रकार की गिरफ्तारियां हुई थी। आज वो आयोग का जो समीक्षा अधिकारी था वो भी अपने जॉब कर रहा फिर से आयोग में। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को फिर से आपने आयोग में भेज दिया। ये लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं मैं। लोक सेवा आयोग में वो अभी जॉब कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के पद पर। उन पे गैंगस्टर लगा था फॉरेस्ट गार्ड में। उसके बाद एक कोचिंग संचालक और मुकेश सैनी का जो नाम आया था, नामजद आरोपी है, हम तो एफआईआर के उस पे कहेंगे, इस बात को रखेंगे जो एफआईआर में दर्ज है। उनको उनके आज कोचिंग चल रहे हैं, कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल चल रहे हैं। और ये चल रहा है कि पुलिस जो आने वाली पुलिस भर्ती है उसके लिए बच्चे हॉस्टलों में और कोचिंग में साथ में कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है कि ऐसे घटनाओं को जो अंजाम दे सकते हैं, ऐसे कामों से उनको आजीवन दूर रखा जाए। आप कह रहे हैं एसटीएफ के पास वो मैंडेट नहीं है कि वो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको दबोच सके, उन्हें पकड़ सके। ये आप कह रहे हैं कि उनको वो मैंडेट नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उनके ऊपर बंदिश है। बिल्कुल सर, हम अभी की जांच से तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक की जांच पारदर्शिता में हुई है और अभी तक की जितनी तीव्र गति से जो जांच हुई है, जितनी गिरफ्तारियां हुई है, वो काबिले तारीफ है। एसटीएफ की टीम, आज पूरे प्रदेश के छात्र एसटीएफ की टीम को सलाम कर रहे हैं।
परंतु अब इसमें क्या है कि कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के चेहरे खुलेंगे जो इसमें लिप्त है। अब हम तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने गलत किया है, वो राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति हो, उन्होंने अधर्म किया है, वो पकड़े जाए। हम भी वही कह रहे हैं ऐसे नेताओं को कोई भी राजनीतिक दल क्यों ढोना चाहता है? अगर इनमें राजनीतिक नेताओं के नाम आते, उनको क्या ढोने की जरूरत है? हम भी यही कह रहे हैं सर, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो, और जब गिरफ्तारी हो जाए, होता क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसा हुआ था, कई लोग अंदर चले गए, कई लोग देश छोड़ के चले गए थे, कई लोग नेपाल चले गए थे, जब मामला शांत हुआ तब नेपाल से वापस आए। इन लोगों के खिलाफ क्या बुलडोजर काम नहीं कर सकता? अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बुलडोजर बाबा काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी नोटिस जारी करिए कि आपके खिलाफ ऐसा एक्शन लेने वाली है गवर्नमेंट। आप 10 दिन में यदि अरेस्ट होते आते हैं, सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, आपके मकान को ध्वस्त किया जाएगा। आप ऐसे आदेश पारित करिए, कैसे लोगों का मन उस पे नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि युवाओं का मामला, राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, उत्तराखंड के भविष्य का मामला है, सबसे बड़ी भविष्य का मामला है, और इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तक एसटीएफ ने अच्छा काम किया, जिस तेजी से एसटीएफ ने लोगों को दबोचा है, वो वाकई जो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन एसटीएफ को पूरी ईमानदारी के साथ उन लोगों के गिरेबान तक भी पहुंचना चाहिए। वो जितने भी मजबूत पॉलिटिशियंस हो या बिजनेसमैन हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हो, कोई भी हो XYZ, उनको हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसको पकड़ना चाहिए और उससे जुड़ी सारी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा सकें। अब आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप आयोग से क्या चाहते हैं? मैं एक एक कर आपसे जानना चाहता हूं। देखिए सर, आयोग से तो हम यही चाहते हैं। आयोग से क्या चाहना है? आयोग तो पहले नकार रहा था कि ऐसा नहीं हुआ है, और हम बड़े पारदर्शिता के साथ पेपर करवाते हैं। चलो आज वो गलत साबित हो गए हैं, तो आज मैं सरकार से भी गुहार लगाना चाहूंगा। क्या कोई भी सरकार मतलब ये एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी गलत कर रहा है, उनके खिलाफ उनकी जांच हो, उन्हें पद से हटाया जाए, वहां किसी ईमानदार व्यक्ति को बिठाया जाए? क्या ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा मामला है? तो इसमें ये एक्शन त्वरित होने चाहिए। एक चीज मैं प्रदेश के युवाओं का भी रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, ये आप चुपचाप बैठेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। एक तरफ आप कहते हैं आपको नौकरी चाहिए, दूसरी तरफ आपकी नौकरी पैसों के लालच में छीनी जा रही है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अरे साहब, जब तक आप नहीं बोलेंगे, दिक्कत क्या है? उत्तराखंडी अपने अधिकारियों के लिए बोलता नहीं है, उसे लगता है एक ट्वीट कर दिया, एक फेसबुक में मैसेज लिख दिया, मेरा काम हो गया। तो ये बॉबी पवार को क्या जरूरत है भाई आपके लिए लड़ने की? उनको तो मुझे नहीं लगता तुम्हें सरकारी नौकरी अब मिलेगी। आप भी ट्राई कर रहे हो? नहीं सर, अब क्या ट्राई करना है? 5-6 साल का ऐसा समय हो गया कि अब किताब हाथ में नहीं उठा पाए इन चक्करों में। परंतु आज संतुष्टि इसलिए है कि कहीं से कहीं हमें रिजल्ट मिला है, और कहीं ना कहीं यह हुआ है कि चलो हमने अगर फॉर्म भरने छोड़े तो कई ऐसे लोग अब फॉर्म भरेंगे जिन पे ये आशा जगेगी कि हाँ, अब करप्शन पे लगाम लगेगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। और आपको लगता है कि ये जो कैश फॉर जॉब का स्कैम का दायरा है, ये बहुत बड़ा, कई जगह तो आपने पर्दे के पीछे से लोगों को भर्ती कर लिया है। बिल्कुल सर। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं हम प्रमाण इकट्ठा करें, क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे जिस भी संस्थान में लगे हुए हैं, जिनके भी रिश्तेदार हैं, जिनके भी पीआरओ हैं, जिनके भी ओएसडी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि हमारे ईमानदार उत्तराखंडी भाई बहन जो दिन रात मेहनत करते हैं, कि और वो कॉम्पिटेंट हैं, बिल्कुल वो कॉम्पिटेंट हैं उस पोस्ट के लिए, लेकिन सिर्फ उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, घूस नहीं है, इसलिए वो बहुत पिछड़ जाते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ जितने भी नेताओं के रिश्तेदार, जितने भी ये बैकडोर से जिनकी भी एंट्री हुई है, उनके चेहरे से नकाब उतारना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इस मामले में ये साबित कर दिया है
कि ये आयोग जो है ये इनकॉम्पिटेंट है। ये जरूर कह रहा है, क्या नाम है इनका, मिस्टर बडूनी कह रहे हैं कि साहब हमने 89 परीक्षा कराई, केवल 9 परीक्षा में गड़बड़ी आए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप तो ये जो आपकी मौजूदा परीक्षा में गड़बड़ झाला निकला, इसको भी आप क्लीन चिट दे रहे थे। जब जांच ही नहीं हुई सर परीक्षाओं की, तो कैसे सामने आएगा? आप देख सकते हैं, इसको इतने जल्दी डीबी करवाने की थी आयोग को कि अगर हमारे पास डीबी के दौरान वो स्क्रीनशॉट नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं आज तक ज्वाइनिंग हो जाती है। और हर परीक्षा में ऐसा करते हैं, बचाने की पूरी कोशिश रहती है। और हम भी ये चाहते हैं कि हर बार पैसा बचाया जाता है, इस बार पैसे को डुबाने से ना बचाया जाए। इस बार जिसने पैसे दिए हैं उसके भी डूबें, जिसने लिए हैं उसके भी डूबें। तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं सर। इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या है? आपके साथ कितने युवा हैं बॉबी भाई इस प्रकरण में, कम से कम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए सर, इस प्रकरण में तो क्या है, शुरू में तो काफी लोग आलोचनाएं कर रहे थे कि ऐसा है, हर परीक्षा में टांग अड़ाते हैं, ये होता है वो होता है। शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि वो विरोधी हैं या इस तरीके के लोग हैं। मैं ये कहना चाहूंगा शायद उन्हें ये पता नहीं था कि उत्तराखंड में इतना बड़ा एक जाल फैला हुआ है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हमें पता था, हम इसलिए अडिग थे अपने उस पे, और हमें पता था कि एक दिन हम इसका खुलासा करके रहेंगे, और आज सबके सामने भी है। असल में ना बहुत तरह के गलत प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड में बस गए जी, वरना ये राज्य ऐसा नहीं था। बाहर से आए लोग इतनी गलत प्रवृत्ति के हैं, हमारे लोग भी उनसे मिल गए और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे। अब ये कॉल सेंटर का कितना बड़ा भंडाफोड़ हुआ आप सोचिए। बिल्कुल सर। देवभूमि उत्तराखंड जिसका दुनिया में नाम है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसके नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल जाहिर है हमें इससे लड़ाई लड़नी होगी। जी जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बॉबी भाई, जैसा कि मैं अपनी बात में बड़ा स्पष्ट रहता हूं, ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं, कैश फॉर जॉब पे स्कैम पे इन्वॉल्व हैं, जो ये भर्ती परीक्षा में गड़बड़ झाला करते हैं, इन लोगों को जेल पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल सर। ऐसे कोचिंग सेंटर जिनकी मिली भगत है इस तरह के एग्जाम्स कराने वाले लोगों के साथ, उनको जेल भिजवाना बहुत जरूरी हो गया। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा नेक्सस बन गया है जिसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी हो गया? बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा। अभी तक इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक कई ऐसे सरगना है जो रेंज से बाहर हैं। जब तक वो सामने नहीं आएंगे, जब तक उनको सजा नहीं होगी, तब तक ये घटना रुकने वाली नहीं है, आगे ये चलते रहेगी। हम ये चाहते हैं कि एक बार ढंग से सफाया हो जाए। ये यूकेएसएससी की बात नहीं है, ये यूकेपीएससी पे भी लागू होता है, और उसके खिलाफ भी हम विद एविडेंस कुछ दिनों में कुछ जारी करेंगे कि कैसे वो भी धांधली करते हैं। हमारे पास रखे हुए उनके खिलाफ भी हमारे पास पहुंच गया है मैटर। ये आयोग जो है बड़े रणनीति के साथ, क्योंकि होता क्या है कि मतलब इतनी मोटी कमाई और कुछ क्षणिक समय में करने के लिए ये बहुत अच्छा, ये सबसे शॉर्टकट तरीका हो गया पैसा कमाने का। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर रहे हैं तो कम से कम उसमें दौड़ा भागी करने पड़ रही है, आपको तेल फूकना पड़ रहा, वो चीजें सारी करने पड़ रही, मेहनत करनी पड़ी। परंतु यहाँ तो बैठे बैठे आप बस ये इतना मोटा पैसा कमा लो, एक बच्चे से 15-15 और पोस्ट के हिसाब से ले लो। अभी कह रहे थे कि एईजेई में 25-25 लाख तक चला है, तो वो चीजें भी सामने लाएंगे। तो आज तक समझ में नहीं आता कि देवभूमि में रह के आप ऐसे कामों के लिए पैसा ले रहे हो जी। आपको कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। आज आपको वो पैसे बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना प्रकृति का इंसाफ इतना खतरनाक होता है। मैं बार बार कहता हूं कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रो कृतं पापम वज्रलेको भविष्यति। ये कान खोल के वो भ्रष्टाचारी सुन लें, तुम्हें वज्र का लेख भी नहीं बचा सकता। याद रखना, जिस तरह के काम ये उत्तराखंड में हो रहे हैं, वो आज बहुत खुश हैं उस पैसे को पाके, उस पैसे से जो वो शानो शौकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना ये एक एक पाई आपको सूद समेत चुकानी होगी, क्योंकि देवभूमि में आज आपको जरूर मौका मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इंसाफ तो आपका भी होगा। आप ये डिमांड करते हैं कि एग्जाम रद्द किया जाए, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो? बिल्कुल सर, कॉम्प्रोमाइज हर बार किया जाता है, और हर बार जिनका पता नहीं लग पाता उनके पैसे बचाने की कोशिश की जाती है। हम चाह रहे हैं कि इस बार सबका पैसा डूबे और बिना समय गवाए ये डिसीजन ले लेना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मामला नकल का होता तो शायद चिन्हित हो जाते कितने लोगों ने नकल की है। अगर 1-1.5 महीने पहले पेपर लीक हो गया था तो मैंने ये बात अभी भी कही है कि किन किन माध्यमों से पेपर बंटा था और किन किन लोगों तक पहुंचा, ये पता लगाना मुश्किल है।
और इसको शायद एसटीएफ की टीम भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ पता लगाना मुश्किल है। तो बिना समय गवाए, क्योंकि जांच की तो कोई समय सीमा तय नहीं है, जांच 2 दिन में भी पूरी हो सकती है, जांच 2 साल में भी पूरी नहीं होगी। तो बिना समय गवाए छात्रों को इंसाफ दीजिए और आप एक कह दीजिए कि जब हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश पेपर रद्द करके 15 दिन में दोबारा पेपर करवा सकता है तो आप छोड़िए। मैं आपको अरुणाचल की कहानी बताता हूं, उन्होंने सुबह एग्जाम किया, शाम को रिजल्ट जारी किया। कर दिया। हम भी जब यही इतने कॉम्पिटेंट लोग हमारे पास हैं, इतने कॉम्पिटेंट लोग हमारे पास, एग्जाम्पल है अरुणाचल प्रदेश का, ये इनकॉम्पिटेंट जो UKSSSC है, एक इनकॉम्पिटेंट चयन सेवा आयोग है। मुझे लगता है आप में कॉम्पिटेंस दी, आप क्यों बैठे हैं वहां पर? बिल्कुल इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। अगर ईडी के छापे पश्चिम बंगाल में पड़ रहे हैं, ईडी के छापे किसी अन्य राज्यों में पड़ रहे हैं, तो यहाँ भी बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ भी बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ भी ईडी के छापे पड़वाइए, सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। हम दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो बीजेपी रूल स्टेट पे भी अपना फोकस करे? अभी नॉन बीजेपी रूल स्टेट पे फोकस ज्यादा है उनका। नहीं, देखिए करना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता तो तभी बनेगी ना अगर करेंगे। जो गलत है, गलत तो गलत है, वो अपने पार्टी का हो या दूसरे पार्टी का हो, अगर सब पे एक्शन होगा और सब पे ये नियम लागू होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में और जगह बनाएगी पार्टी की। हाँ ठीक है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गलत को नहीं सहेंगे, वो अपने हो या पराये हो, होना चाहिए। क्योंकि ये तो लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय से ये मांग चल रही है उत्तराखंड के छात्रों द्वारा कि तत्काल प्रभाव से वहां के पदाधिकारियों को हटाया जाए और इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। बॉबी भाई, अभी बहुत सारे रिएक्शन मेरे साथ आ रहे हैं। एक तो आपके साथ काफी लोग मैं देख रहा हूं, आपके साथ उनकी सॉलिडारिटी है, वो आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। जी। और दूसरा, ज्यादातर लोगों का ये कहना है ये एग्जाम को रद्द किया जाए। जी। तीसरा, वो कह रहे हैं पीसीएस मेंस की डेट एक्सटेंड करने के लिए भी बोला जाए। देखिए सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में मैं 1-2 बार लाइव भी आ चुका हूं और 1-2 अधिकारियों के पास भी ये बोल चुका हूं कि कम से कम अभी आप देखेंगे कि पीसीएस जो मुख्य परीक्षा होनी है उसमें क्या हुआ, पिछले महीने तो प्री का रिजल्ट निकला है, प्री के रिजल्ट में इतनी खामियां थी, फिर खामियां थी तो आयोग सुनने वाला नहीं था, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं था। कि उत्तराखंड कब नाम बना, वो शायद 2006 का था। जी और जी उन्होंने जी, उसको बिल्कुल माना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब ये सही है, वो सही है। और कल 1 तारीख को इसको वो माना है कि जो इस प्रश्न को लेकर जो अभ्यर्थी इन हुए हैं उन अभ्यर्थियों को तो कल मौका मिला है। अब वो 19 दिन में मुख्य परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करेंगे, आप ये बताइए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सचिव को भी ये सिलेबस दिया जाए जो 7 सब्जेक्ट है मेंस के, वो मेंस लिखने हैं 7 सब्जेक्टों का, 19 दिन में कौन तैयार कर पाएगा? और ये सीधा फायदा पहुंचाना बाहर के लोगों को है। क्योंकि भट्ट जी, आप जान सकते हैं कि उत्तराखंड में पीसीएस कितने लंबे समय बाद निकला है। उत्तराखंड के बच्चे को इतनी हैबिट नहीं है लिखने की कि वो 20 दिन में सिलेबस तैयार कर दें अपने मुख्य परीक्षा का। पर बाहर के जो अन्य स्टेट हैं वहां के बच्चे हर साल पीसीएस, अपने स्टेट का पीसीएस लिख रहे हैं। उन्हें हैबिट है कि किस प्रकार से हम लिखें। उन्हें अलग से जो थोड़ा तैयार करना, उत्तराखंडी तैयार करना है, बाकी सिलेबस तो और सेम है, इसलिए उनको फायदा पहुंचेगा, सीधा फायदा पहुंचेगा। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, 2-3 महीने का समय दीजिए, कम से कम उस रेस में लाया जाए हमारे युवाओं को कि उनके साथ वो कर सके। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं जी। और एक मिस्टर एस चौहान है, उनका कहना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो लोग हैं तब तक ये इस तरह के काम होते रहेंगे। यानी आप वो कहते हैं ना, आपकी साख बची रहनी चाहिए, आपका इकबाल बचा रहना चाहिए। ये आयोग अपना इकबाल खो चुका है, अपनी साख खो चुका है। बिल्कुल। और आयोग कौन है? वो जो लोग वहां पर हैं। जी। तो आपको लगता है ये चीफ मिनिस्टर के लिए भी, जो हमारे युवा चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है? बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर आयोग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, यहां जो सरगने हैं जिनको हम कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो साफ ये जाहिर किया जाएगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक शय मिल रही है। सीधे ये आरोप लगाए जाएंगे और ये लगेंगे भी। जी। मुझे एक और बात आपसे जाननी है जी। कि
अभी आपने कहा कि अभी आपके पास कुछ और इस तरह के प्रूफ आए हैं, तो क्या वो भी ये संकेत कर रहे हैं कि यहां भी कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ है? संकेत क्या सर, पूरी तरह वो प्रूफ कर रहे हैं कि यहां पर सीटें बेची गई है और बहुत बड़ी मात्रा में बेची गई थी। हम आपके सामने ये कुछ ही दिनों में लाएंगे, सामने प्रदेश की जनता के सामने इस चीज को लाएंगे कि लोक सेवा आयोग में किस प्रकार से गोरख धंधा चलता है, किस प्रकार से, मतलब अब ये चीजें मैं अभी बोल नहीं रहा हूं, इतना मतलब गंभीर मामला है, कुछ ही दिनों में मतलब सबके सामने ये होगा कि क्या चीजें हैं। बट आपके पास, आप कह रहे हैं जो तथ्य आपके पास है वो बड़े ठोस है, जिसके आधार पे ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल सर, अगर सरकार चाहे, अगर यहाँ की जांच एजेंसियां चाहें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक आयोग का जो पैनल होता है इंटरव्यू लेने वाला, उस पैनल में एक व्यक्ति है, वो कुछ ऐसा गलत कर जाता है और ऐसी चीजें कर जाता है, और जिसके साथ गलत करता है वो पीड़ित अभ्यर्थी ना जाने डीजीपी साहब, एसएसपी साहब, महिला आयोग या इन तरह के तमाम आयोगों या तमाम उनके पास जाते हैं, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। एक ये सवाल आ रहा है कनिष्ठ सहायक को लेकर जी, कि लोग कह रहे हैं कि साहब ये कनिष्ठ सहायक 676 वाले पेपर की भी जांच होनी चाहिए। देखिए सर, जांच की जो बात है, मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि कनिष्ठ सहायक भी है, क्योंकि इसमें जो कनिष्ठ सहायक एक कोर्ट का जो हुआ था पेपर, कोर्ट के लिए ग्रुप सी का, उसमें क्या हुआ, उसमें भी बड़ी मात्रा में पेपर बाहर आया था, लोगों को पैसे देकर सिलेक्शन दिया था। ये इसलिए भी जाहिर होता है कि वहां से जब सिलेक्शन लेके जब गए, लोगों ने ज्वाइनिंग करी, तो अपने पैसे रिकवर करने के चक्कर में वो भी खुद इन कार्यों में लिप्त हो गए। आज आप देख सकते हैं जो कनिष्ठ सहायक जिसकी बात हो रही है, उसमें जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो आज 2 पकड़े गए हैं। जो जॉब कर रहे थे कोर्ट में, वो 2 अभ्यर्थी अंदर है, उस परीक्षा के माध्यम से वो अंदर गए थे जिस परीक्षा की बात हो रही है, और अपने रिकवर करने के चक्कर में यहां डूब गए हैं। तो ये भी एक और बड़ा कि आप ऐसे, बिल्कुल ऐसे लोग जो पैसे देके आपकी नौकरी पाएंगे, वो सबसे पहले वो पैसा कमाने के लिए करप्शन करेंगे। भ्रष्टाचार अगर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में अगर बढ़ा है, अगर चरम पर भ्रष्टाचार है, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग गलत तरीके से चयन होते हैं और अपना पैसा वसूलने के लिए, अपना पैसा रिकवर करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और पूरे मतलब विभाग को, जिस विभाग में भी जाओगे उस विभाग को करप्शन के उसमें धकेल देंगे। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता था, ये जो इन्होंने ऑनलाइन आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको ये परीक्षा की जिम्मेदारी दी है, हालांकि अब उससे परीक्षा के उससे हटा दिया गया है, नहीं सर, क्या ये वही है जो व्यापम में भी था, जो उत्तर प्रदेश में भी मामला था? देखिए सर, ये कंपनी दूसरी है जो पेपर छापती है, ये वो कंपनी, पर जो ऑनलाइन करवाती है NSEIT है, उस पर कोई विचार नहीं है अभी इनका, जबकि मध्य प्रदेश में टर्मिनेट है, उत्तर प्रदेश में भी इसको दरकिनार कर दिया, तमिलनाडु में मामले आए थे इस एजेंसी के खिलाफ। आपने इसके सबूत दिए हैं? बिल्कुल सर, हमने सबूत दिए। यहां भी मामला देख लीजिए, यहां इन्होंने सहायक लेखाकार की परीक्षा करवानी थी NSEIT से, हमने इसके खिलाफ मोर्चा खोला, हमने बोला कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की गड़बड़ियां की है और वो तीनों परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। यूपी में दरोगा की परीक्षा की है और वो रद्द करनी पड़ी। इम्पैनल्ड कैसे हो जाते हैं दूसरे राज्यों से? सुनिए सर, मजे की बात, हमने कहा दरोगा की परीक्षा यूपी में करवाई है, वो भी गड़बड़ हुई। अब हमने जब आयोग को दिया तो आयोग ने हमारे खिलाफ विधिक नोटिस जारी किया। सबसे मजे की बात यह है कि बॉबी पवार आयोग की छवि धूमिल कर रहा है, बॉबी पवार ऑनलाइन एग्जाम कराने वाली एजेंसी की छवि धूमिल कर रहा है, बॉबी पवार सरकार की छवि धूमिल कर रहा है, हमारे खिलाफ विधिक नोटिस जारी किया। अब ये निकला कि जब एग्जाम सहायक लेखाकार का करवाया तो आज उन्हें रद्द क्यों करना पड़ा, जब हम जिस घटना को अंजाम देने वाले थे उस घटना के बारे में हम पहले बता रहे थे कि ऐसा होगा, और वो हुआ, साबित हुआ, सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की उस समय? तो इनसे मिला कौन है, इनको मौका कौन देता है इस तरह के बड़े परीक्षा के आयोजन कराने का, जब हमें मालूम है ये पहले ही घपले में पकड़े गए हैं करके? देखिए सर, वही समझ नहीं आ रहा है कि कौन, ये किसका मतलब राजनीतिक शय है या किसका ऊपर से इनके ऊपर हाथ है कि ये कितनी भी बड़ी गलतियां कर दे। छात्र अगर अपनी कैटेगरी गलत लिख दें, ST से SC लिख दें या मेल से फीमेल कर दें, तो उनको तो सीधे बाहर कर दिया जाता है, परंतु ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा भी क्या है?
अब ये फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में बहुत बड़ा प्रकरण सामने आया था, उसमें भी लोग लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं कि साहब इसमें भी जांच होनी चाहिए। देखिए साहब, मैं कहना चाहूंगा भट्ट जी, फॉरेस्ट गार्ड में हुआ क्या था, फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत बड़ा स्कैम था, परंतु जैसा तैसे करके इसको नकल का मामला बनाया गया कि ब्लूटूथ से नकल करवाई गई। ठीक है, एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में दिया कि अधिकतम 57 लोगों ने ब्लूटूथ से नकल करी थी। 57 लोगों के नाम जारी किए, 57 में से 10 की पहचान नहीं हो पाई, 47 लोगों के नाम जारी किए। उसमें से क्या हुआ कि अभी 9 लोगों को ये ज्वाइनिंग देने वाले हैं उन्हीं नामों में से। या जब प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने नकल करके, ब्लूटूथ से नकल करके परीक्षा दी है, तो उन्हें ज्वाइनिंग देने का क्या औचित्य है हमारे समझ में। तो इस प्रकार की घटनाओं को कब तक अंजाम देते रहोगे? और यही प्रक्रिया ये चाहते हैं कि इसमें भी हम छटनी करेंगे, बाद में जो अभी बाहर होंगे उनको अंदर कर देंगे, क्योंकि उत्तराखंड में बोलने वाला तो कोई है नहीं है। बॉबी पवार, मैं आपसे ये जानना चाहता, हमारे जितने भी यूथ हैं, बेरोजगार यूथ हैं, आपको नहीं लगता उनको यूनाइटेड होना पड़ेगा, उनको एकजुट एकमुठ होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी? जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, ये पूरी व्यवस्था नहीं बदलने वाली साहब, नहीं बदलने वाली साहब। तो ये इनको समझाएगा कौन? मैं बार बार यही कहता हूं कि साहब आपको एकजुट होना पड़ेगा, बिल्कुल अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई नहीं आने वाला, कोई ऊपर से आने वाला नहीं है जो आपके लिए सब कुछ ठीक ठाक कर देगा। आप जब तक प्रेशर बिल्टअप नहीं करेंगे, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट नहीं करेंगे, सरकार भी इस पे हाथ नहीं डालेगी। नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूं सर, एसआईटी जांच, एसटीएफ जांच या तमाम प्रकार की जो राज्य स्तरीय जांचें हैं हर बार हो रही है, हर परीक्षा में हो रही है, परंतु कोई भी आज तक जो जांच है वो अंजाम तक नहीं पहुंची है। किसी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। सबसे बड़ी बात यह है, कितना भी पुराना मैटर उठा के देख लीजिए, हम ये कहते हैं अगर इतने बड़ी पैमाने पर हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, वन दरोगा देख लीजिए कितनी बड़ी गड़बड़ियां हुई है। एक बच्चे के 27 नंबर बढ़ाए हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लीगल तरीके से, और सिलेक्शन दे दिया है, और 1800 में से 332 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। 80,000 बच्चों का पेपर 18 शिफ्टों में करवा दिया है। और इस प्रकार की तमाम परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, क्या उत्तराखंड सरकार ये नहीं कह सकती, या उत्तराखंड सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि आप किसी सेंट्रल एजेंसी को, सीबीआई जैसी एजेंसी को एक बार जांच दे दीजिए और कह दीजिए हाँ, जो ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये आगे से ना हो, इस पर एक गहन जांच की जाए और पूरे इसकी जड़ तक जाया जाए कि कौन कौन इसमें लिप्त है। वो चाहे अधिकारी हो या वो चाहे नेता हो, उनको एक बार सजा होनी चाहिए। कम से कम उत्तराखंड के विभागों में ईमानदार व्यक्तियों के सिलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, जो विभाग को एक नई ऊंची जो वो है वो प्रदान करेंगे, है ना। मैं अपनी टीम से कहूंगा संजय भट्ट को भी हमारे साथ जोड़ दें। संजय भट्ट ने पीसीएस से जुड़े मामले पे हमसे अनुरोध किया था कि वो हमारे साथ बहुत गंभीर मामला। मैं चाहता हूं कि संजय भट्ट अगर हमारे साथ जोड़ दिए जाएं तो मुझे लगता है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं और विस्तार दे सकते हैं। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, अभी तक गवर्नमेंट ने अपने इंटेंशन शो किए हैं कि साहब वो चाहते हैं कि साहब इस मामले को हम गंभीरता से लें और इस तरह के प्रकरण पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह के घटनाक्रम सामने ना आए। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का रोल कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, गवर्नमेंट का रोल अभी जांच के आदेश दिए तब तक तो ठीक है, परंतु आगे पारदर्शिता बनी रहती है नहीं बनी रहती है वो तो समय बताएगा। परंतु मैं ये पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, अगर ये हर बार सामने ये चीजें आ रही है तो गवर्नमेंट को तो बिल्कुल सामने आकर ये बोलना चाहिए कि आप सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। हिमाचल में देखिए आप, मामा भांजे का सिलेक्शन हुआ, शक के आधार पर परीक्षा की जांच हुई, जांच में गड़बड़ी निकली तो सीबीआई जांच के आदेश हो गए। अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की घटनाओं में सीबीआई जांच हो रही है। क्या उत्तराखंड में हमेशा एसआईटी और एसटीएफ या राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों से लिपापोती कर दी जाएगी? एक बार आप अभी आपको याद होगा यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कैम कितना बड़ा हुआ था, उसमें भी जांच हुई थी, साथ एसआईटी बैठी थी। अब वो जांच का क्या हुआ, उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कॉलेज इन्वॉल्व थे, उसका भी कुछ पता नहीं है अभी सर। राज्य बनने के बाद से जितनी भी जांच समितियां गठित हुई वो आज तक अंजाम तक पहुंची नहीं है। कुछ लोगों को सलाखों के पीछे, छोटे मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उस पर फिर पर्दा डाल दिया जाता है, और जो उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं वो भी कब तक एक मुद्दे पे लड़ते रहेंगे। और हम भी यही कहना चाहते हैं, क्या हर बार यही परीक्षाओं में धांधली वाले मुद्दे पे लड़ेंगे? क्या और समस्या नहीं है उत्तराखंड में?
और भी तो समस्या है, पर जब इससे किनारे लगोगे, एक बार पूरी तरह से एक बार सफाई कर दोगे तो कम से कम और समस्याओं पर भी आवाज उठाएंगे यहाँ के लोग। परंतु कब तक परीक्षाओं की इसमें आप एक तो आप सोचिए ना कि समूह गौ के मामले में भी हमारे ही लोगों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल है ना, जिनके पास जिनका हमारे यहाँ स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र जिनका है। बिल्कुल हमने इतनी डिस्क्रिपेंसीज डाल दी है कि हमारे उत्तराखंड का युवा अपने को ठगा सा महसूस करता है। आप सोचिए, गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, गवर्नमेंट जो आज पावर में है वो किसकी वोट की बदौलत है? बिल्कुल वो इस उत्तराखंड के युवाओं की बदौलत है। आज उस उत्तराखंड के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल उनकी मेहनत, उनकी जीवन भर की मेहनत को चंद पैसों में बेच दिया जा रहा है। बिल्कुल एक इनकॉम्पिटेंस आयोग बैठा दिया गया है जिसमें बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग, मैं कहूंगा, बैठे हुए हैं। बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, जो कुंडली मार के बैठे, आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। जी अब क्या लगता है सर, मैं एक सवाल और भी कहना चाहूंगा आपसे। एक आप सुन लीजिए कि कोई माने या ना माने, परंतु आज की डेट में हम ये भी मान चुके हैं कि यहाँ पर जो बाहर के अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं उत्तराखंड के साथ। आप वो चाहे स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठा के देख लीजिए, कहां राजस्थान के लोगों को लाकर भर दिया। भाई हमारे उत्तराखंड के जो कोरोना वॉरियर्स है वो सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। परंतु यहां पर ग्रुप सी, ग्रुप डी में भी बाहर के लोगों को भरा जा रहा है। ये नियम कैसा है? और बाकी राज्यों में वहीं के लोग भर्ती होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, ग्रुप सी और ग्रुप डी तो एक ऐसा वो है कि कम से कम स्टेट के जो लोग हैं, और खासकर हमारे हिमालय प्रदेश, हमारे पहाड़ी प्रदेश, ये नियम पूरी तरह से होने चाहिए। क्योंकि बाहर का कोई भी, हमने पहले एक मामला उठाया था, स्वास्थ्य विभाग का था, वो भी वहां लगाइए, जम्मू कश्मीर के 2 लड़के लगा दिए थे। बताओ, जब मामला उठा तब जाकर कार्रवाई हुई। तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप मुख्य परीक्षा की आप बात कर लीजिए यार, उत्तराखंड के युवा है, 20 दिन में कैसे उस तैयारी को पूरा करेंगे, इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर अधिकारी नहीं सोच पा रहा है तो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि क्या गहरी नींद में है? क्या यहाँ की सरकार गहरी नींद में है? यहाँ के युवा मुख्यमंत्री कहने के लिए तो युवा मुख्यमंत्री है, क्या युवा मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हाँ, हमारे युवाओं का, जो उत्तराखंड के युवा है, उनको मौका देना चाहिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनको अच्छी तैयारी करवाने के लिए भरोसा देना चाहिए अपने युवाओं को कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं उन लोगों को चुन चुन कर जेल में डालूंगा जो इस नेक्सस पे लिपटे हैं, चाहे कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल ये भरोसा देना होगा। ये मैसेज तो आपको राज्य की जनता को देना चाहिए, और ये आपके पास मौके होते हैं अपनी विश्वसनीयता बनाने के। बिल्कुल। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जो मौके होते हैं हमें अपनी विश्वसनीयता के बनाने के, लोगों के विश्वास जीतने के, वहां तो हम चुप हो जाते हैं। जिन मुद्दों में कोई बयान नहीं देना चाहिए वहां उलझुल बयान देते। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल, जनता अगर इनको सत्ता में बैठा सकती है तो इनको प्रेशराइज भी करे। बिल्कुल। जनता 5 साल में सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बनी है। अगर आपको 5 साल में वोट देने बना है तो फिर उनको इसी तरह जीना चाहिए जिस तरह के हालात आज पहाड़ों में बन रहे हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं? आप जब तक अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, अच्छे लोगों को विधानसभा में नहीं बैठाएंगे जो आपके हकों के लिए लड़े, पढ़े लिखे समाज के लोग हों, जिनका मकसद अपनी जेब भरना नहीं, अपने इष्ट बंधु बांधवों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए सोचना है जिनका संकल्प लेके वो आए हैं, तो ये तो जनता को चेक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। उसके लिए तो रमेश भट्ट या बॉबी पवार हमेशा नहीं बोलेंगे, एक टाइम के बाद हमें भी लगेगा हम क्यों बोले आपके लिए, आप खुद लड़ लीजिए अपनी लड़ाई। बिल्कुल। तो बॉबी भाई, आपको लगता है कि कम से कम आपने ये अच्छा काम किया है, अब आप इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे? यानी आप जितने भी लोगों की आपको मदद मिल रही है, मैं जिस तरह से सोशल मीडिया में आपको देख रहा हूं, काफी स्पेस आपको दिया जा रहा है, काफी अच्छा आपके लिए लिखा जा रहा है, तो आपको लगता है ये आपके लिए एक बड़ा विश्वास है जिस लड़ाई को आप आगे ले जाएंगे? देखिए सर, ये हमारे लिए भी एक बड़ा विश्वास है, और कम से कम जो समाज में काम करना चाहते हैं, जो गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं और सच्चाई के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो ये उनको भी देखना चाहिए कि हाँ, अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोगों का समर्थन मिलेगा। ये उनके लिए भी एक बिल्कुल सोचने का विषय कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा पाओगे। ये होना चाहिए, होना भी चाहिए, है ना। अब देखिए, उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर 2621 वैकेंसी में 3 बार एडमिट कार्ड निकालने के बाद भी पेपर नहीं करवा पा रही सरकार।
मुझे याद है जब चीफ मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा हम 24,000 भर्तियां करेंगे, सरकारी भर्तियां करेंगे। हम इतना बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट, कितना भारी भरकम हम जनता के टैक्स का पैसा इन लोगों को देते हैं, ये एडमिट कार्ड 3 बार जारी करने के बाद भी एग्जाम नहीं करा पा रहे। तो ये भी तो इनकॉम्पिटेंस है इन लोगों का। बहुत बुरे हाल है सर। इसके लिए हमने कई वर्षों से हम एक मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक वार्षिक कैलेंडर जारी करें कि इस वर्ष में हम इन विभागों में ये भर्तियां करवाएंगे और इन भर्तियों की विज्ञप्ति इस समय जारी होगी, इन भर्तियों के एडमिट कार्ड इस समय जारी होंगे, इन भर्तियों का पेपर तब जारी करवाया जाएगा और ये ज्वाइनिंग तब की जाएगी। ये सारा प्रोसेस जितने भी एक साल में कई विभागों में जो करवाना है, एक साल में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों से जो गरीब का बच्चा आता है, किसान का बच्चा आता है, वो एक परीक्षा के लिए 4-5 साल का समय नहीं दे पाता है। वो भी ये चाहता है कि 2-3 साल में मैं 4-5 परीक्षाएं दूं, उसमें कहीं ना कहीं मैं अपना स्थान बना के कहीं सरकारी सेवा करूं। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, एक एक परीक्षा करवाने में 5-5, 6-6 साल लग जा रहे हैं। आप सोचिए, हमारे लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस बारिश में भी बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनके लिए सोचना चाहिए साहब। मैं मानता हूं बजट कंस्ट्रेंट है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बट अगर आप 3 बार एडमिट कार्ड निकाल चुके हैं तो आपको पेपर कराने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात, आपको लगता है कि हमें रिविजिट करना पड़ेगा यूकेएसएससी को? इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको रिविजिट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल, और बहुत जल्दी करना चाहिए। क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं, बहुत परीक्षाएं होनी है, वो चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, दरोगा हो, इन प्रकार की बड़ी परीक्षाएं आगे होनी है। और क्या ऐसे आयोग से आप उस परीक्षा को भी करवाओगे जिन आयोगों पर आए दिन लगातार आरोप लग रहे हैं, जिन पर अंगुलियां खड़ी उठ रही है, जिन पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्या इन आयोगों से आप फिर से करवाना चाहोगे? बिल्कुल एक नया रूप से इस आयोग को गठित करना चाहिए। वहां पर कम से कम ईमानदार व्यक्तियों को बिठाया जाए जो बड़ी पारदर्शिता के साथ युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रख पाए। मैं एक बात कहता हूं, जब अरुणाचल प्रदेश में इतने शानदार तरीके से, इतने ट्रांसपेरेंट वे में बहुत तेजी से एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, अरे वो उनके पास ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? अगर आप जाइए वहां, सीख लीजिए उनसे। बिल्कुल, आप सीखिए वो कैसे कर रहे हैं करके। ये संजय भट्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। संजय, आप बताइए, आप सुबह मुझसे कुछ कह रहे थे, आप क्या मुद्दा रखना चाहते हैं? मेरे साथ बॉबी पवार भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप अभी अपना मुद्दा बताइए। धन्यवाद सर हमको अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए। सर, मॉर्निंग में मैंने आपको पीसीएस के रिगार्डिंग किया था कि हम लोग पीसीएस का प्रीलिम्स देके बैठे हैं और हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही उत्तर करके भी हम परीक्षा से बाहर हैं। उदाहरण के तौर पे अपने पीसीएस में जो 3 अप्रैल को प्रीलिम्स हुआ था, उधर पे एक प्रश्न का उत्तर, राज्य का जब नाम परिवर्तन हुआ था उत्तराखंड का, वो प्रश्न था और उसका उत्तर 2006 होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने अपनी आंसर की में उसका गलत आंसर दिया था। और ये मैं आपको बता देता हूं कि 6 प्रश्न ऑलरेडी आयोग ने डिलीट किए हुए हैं अपने। उसके बाद क्या होता है कि आयोग उस प्रश्न का गलत उत्तर देता है और ऑब्वियसली 1-2 नंबर कम होने की वजह से बहुत 300-400 बच्चे अभी भी बाहर बैठे हैं। वो बच्चे कोर्ट जाते हैं। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से आयोग को बोलता है कि आप अपने इस ऑप्शंस को रिकंसीडर कीजिए, लेकिन आयोग ने 4 जुलाई के बाद अभी तक उसको रिकंसीडर नहीं किया है। मतलब कि वो बच्चे अभी भी आयोग की गलती से बाहर बैठे हैं, वो अपनी गलती से नहीं, वो तो पढ़ के भी सही प्रश्न लगाने के बावजूद बाहर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग में जो एक कॉम्पिटेंस की एक बात है और एक गुणवत्ता परीक्षा की है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा करता है। उसके साथ साथ अभी तक 3 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर हुआ था और 27 मई को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। उसके बाद भी 3 या 4 बार प्रीलिम्स का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। तो अभी आपकी डिमांड क्या है? अब दिक्कत कहां आ रही है? सर, दिक्कत 3 है इसमें मुख्यतः। हाँ। पहली की जो 2006 के वाले ऑप्शंस में बच्चे सही क्वेश्चन मार्क करके भी बाहर बैठे हैं, उनको आयोग को मौका देना चाहिए पहले। दूसरा, 29 जुलाई और 1 अगस्त को एग्रीकल्चर के लगभग 200 से ऊपर बच्चे अंदर लिए गए हैं, मुख्य परीक्षा दी गई है। लेकिन सर, 1 अगस्त को आप बच्चों को बोल रहे हैं कि आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाइए और 20 अगस्त को मुख्य परीक्षा है। और पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा जो राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा होती है, वहां पे आप लोगों को 18 दिन में कह रहे हैं कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करके आइए। तो कहीं ना कहीं ये राज्य के स्थानीय युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि इसको कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आपने कोई प्रत्यावेदन अपने जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से दिया है? उनको आपने बोला कि साहब इसको वो करिए?
सर हम पिछले 3 दिन से ट्विटर में मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को मैं कल लिखित में ज्ञापन भी देके आया हूं और कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायकों तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन सर एक ये भी तो है कि सारे विद्यार्थी बाहर निकल के इसलिए नहीं आ सकते, 15 दिन के बाद मुख्य परीक्षा होनी है और सब बच्चों को पता है कि इसमें अन्याय हो रहा है और बहुत सारे बच्चे अभी भी बाहर हैं और आधे बच्चे इस डर के मारे से कि अभी हम पढ़ लेंगे 15 दिन में, पता नहीं वो क्या पढ़ने वाले हैं मुख्य परीक्षा में, और इस वजह से बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और हमने तो एटलीस्ट वो बच्चे बाहर आए, वो कम से कम ट्विटर में ट्रेंड तो कर सकते हैं, कम से कम एक प्रेशर तो बिल्टअप कर सकते हैं। सर 15 दिन बाद परीक्षा है, युवा अभ्यर्थी बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर वही आ रहे हैं जिनका या तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, जिनको अभी भी कोर्ट से राहत की उम्मीद है, और ये बाहर वो आ रहे हैं कि जिनका 2006 की वजह से प्रश्न रुका हुआ है। और एग्रीकल्चर वाले तो शायद, मुझे अभी सिलेबस भी उनको नहीं पता है, उनको सिलेबस में पढ़ना क्या है, उनने फॉर्म भी 1-2 दिन में भर के कंप्लीट करना है और अभी उनके हाथ में सिलेबस की भी कॉपी नहीं है, तभी उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। बॉबी भाई आपकी टिप्पणी में चाहूंगा। जी जी देखिए सर, बहुत गंभीर मुद्दा है, राज्य सरकार को सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये रोककर ये कह देना चाहिए, ठीक है लगभग कम से कम 3 माह का समय तो दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने हल्द्वानी में भी जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और हम भी इस मांग को जरूर मतलब लगातार उठा रहे हैं कि कम से कम हमारे युवाओं के साथ न्याय हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जबरदस्ती थोपना जिसे हम कहेंगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रशासनिक सेवा में जो और वो भी इतने लंबे अरसे के बाद एग्जाम हो रहे हैं। बिल्कुल सर, 5 साल बाद देखिए ना, 5 साल बाद हो रहे हैं, 5 या 6 साल बाद विज्ञप्ति निकलना, उसके बाद 2016 के बाद अभी ये पेपर हो रहा है सर। बिल्कुल ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। बिल्कुल सर, 6 साल हो गए, है ना। तो आपकी डिमांड, और सर एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ प्लीज। यूपी में पीसीएस परीक्षा हर वर्ष होती है, वहां का बच्चा हर वर्ष लिखने की आदत में होता है, मतलब उनको पता होता है कब उनका प्रीलिम्स हो रहा है, कब मेंस हो रहा है। सर हमारे यहाँ 6 साल में परीक्षा हो रही है और राज्य के युवाओं को जब 18-19 दिन दिए जा रहे हैं ना लिखने को, सर सबसे बड़ा मजाक यही है, या तो आप उनको मुख्य परीक्षा में शामिल ही मत करो, या फिर उनके सपनों के साथ ऐसे मत खेलो कि आप उनको बोलो 18 दिन में आप मुख्य परीक्षा लिखो, या फिर बच्चा 2006 का उत्तर सही करके भी बाहर क्यों बैठा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आयोग से। और फिर आगे ये भी तो नहीं है पता भट्ट जी कि अब परीक्षा 5 साल बाद, ये विज्ञप्ति 5 साल बाद निकलेगी या 6 साल बाद निकलेगी। हम तो ये कहते हैं दोनों बॉबी भाई और भट्ट जी को फ्रेम में लाओ ना। सर आयोग ने इसी परीक्षा में 4 बार प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला है सर, 29 जुलाई और 1 अगस्त को 2 बार एग्रीकल्चर वालों का रिजल्ट आ चुका है। मतलब एक प्रीलिम्स परीक्षा जो 1 डे एग्जाम होता है, जो मेंस के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसका ये 5 बार में रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके बावजूद बच्चे बाहर हैं। सर मुझे बहुत डाउट है कि ये मेंस की परीक्षा भी अच्छे से करा पाएंगे या नहीं। बिल्कुल सर, इसमें एक डिमांड हमारी जो हमेशा रहती है भट्ट जी, वो ये रहती है कि भाई जी हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश हर साल पीसीएस करवा रहा है, तो क्या उत्तराखंड को नहीं करवाना चाहिए? आप चाहिए 10 विज्ञप्ति का करवाइए, 50 पे करवाइए, पर हर साल पीसीएस करवाइए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का युवा 5-5, 6-6 साल इंतजार करता रह जाता है कि पीसीएस परीक्षा होगी, उसको दूंगा तब जाके प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा। क्या हर साल आप निकालिए, चाहे 10 विज्ञप्ति हो, 20 हो, 100 हो, पर जी सर 10 विज्ञप्ति भी हो, हर साल भी आए, लेकिन अगर 5-5 बार प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा और आयोग से ही आयोग सर लोअर पीसीएस में 150 में से एक पेपर होता है लोअर पीसीएस में मेंस के लिए क्वालिफाइंग, 150 प्रश्न उसमें थे, 12 क्वेश्चन गलत किए जाते हैं। बिल्कुल, मतलब जब आयोग खुद प्रश्न नहीं सही बना पा रहा है, तो वो बच्चों से कैसे उम्मीद करेगा कि बच्चे पढ़ के आएंगे इधर पे? नहीं तो ये किन लोगों को बैठा दिया जो प्रश्नावली भी ठीक नहीं बना पा रहे, और ये अभी मैं देख रहा हूं कुछ ज्यादा ही होने लग गया। सर 150 में से अगर 12 प्रश्न अगर डिलीट कर रहा है आयोग, तो हम पढ़ के जाएं या हम वहां गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हम ये रणनीति बना के वहां पे पेपर अटेम्प्ट करने जाएं? तो अब आपकी डिमांड ये है कि एटलीस्ट आपको 3 महीने का समय दिया जाए, यानी 20 अगस्त की जगह इसको डेफर किया जाए, और उसी के साथ 2006 के प्रश्न में जो भी बच्चे 1-1.5 मार्क्स से बाहर हैं, उस प्रश्न का आयोग को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सही उत्तर देना चाहिए। उस प्रश्न को सही उत्तर उसका जो है वो मान के वो सभी अभ्यर्थी जो इससे प्रभावित हैं उनको मुख्य परीक्षा में लेना चाहिए। संजय एक बार ये प्रकरण बड़ा दिलचस्प है, एक बार और हमारे दर्शकों को बताइए। ये अपने आप में मतलब एक हास्यास्पद मुझे लग रहा है कि आप एक प्रश्न लिखते हैं, आप कहते हैं उत्तराखंड नाम पढ़ा, आपने जवाब दिया, उसके बाद आप कहते हैं नन ऑफ द अबव। बिल्कुल, जरा बताना, जरा संजय बताना दोबारा से, क्या वो बड़े
मैं इत्मीनान से हमारे उत्तराखंड के लोगों को बताइए, ताकि जो हमारे ये एग्जामिनेशन कराने वाले लोग हैं इनके बारे में भी पता लगे। सर वो प्रश्न ये था, उत्तराखंड चेंज ऑफ नेम एक्ट, मतलब उत्तराखंड राज्य का नाम जो परिवर्तन किया गया 2006 में, वो एक्ट लाया गया था और वो एक्ट 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होना था। तो आयोग ने उसका आंसर 2006 ना मान के नन ऑफ द अबव टिक किया है। तो हम में से जितने विद्यार्थी प्रीलिम्स की परीक्षा में परीक्षावाणी पढ़ के थक गए, हम उसमें 2006 पढ़ के थक गए, हम वहां पे सही उत्तर करके भी हम लोग ये, मतलब सर हम सही पढ़े गलत पढ़े हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इवन उसके बाद हाई कोर्ट में भी बच्चे और हमारे काफी दोस्त रेड पिटीशन लगा के गए। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार मानते हुए उसका उत्तर 2006 बताया और आयोग को 14 दिन की मोहलत दी गई कि आप 14 दिन में इस उत्तर को रिकंसीडर कीजिए। यहाँ तो आयोग हाई कोर्ट की मानने को तैयार नहीं है सर, हम किसके पास जाएं? हम यूनाइटेड नेशन में आयोग कौन सा सही जवाब मानता है? मतलब आयोग के मुताबिक सही जवाब क्या है? सर आयोग, ये तो आयोग जाने, लेकिन सर अगर कुछ लोगों को ऑप्शन क्या क्या दिए थे, ये भी बताइए ना, उसमें क्या क्या ऑप्शन थे? सर ऑप्शंस एक 2006 था, एक 2000 था, एक 2001 था, एक नन ऑफ द अबव था। तो नन ऑफ द अबव मेरे हिसाब से आयोग 2007 मान के चल रहा था, लेकिन 2007 में तो वो प्रभावी आया था। आयोग एक्ट तो 2006 में बन गया था, गवर्नर का एक्सेंट उसे शायद 26 दिसंबर 2006 को मिल चुका था और एक बार गवर्नर ने साइन कर दिए वो अपने आप ही एक्ट बन जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली सर, हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला है वो यही है कि जिस दिन राज्यपाल की मोहर लग जाती है राजपत्र में वो यही हमारा संविधान भी कहता है भाई। अगर पार्लियामेंट कोई बिल पारित करती है उसको प्रेसिडेंट कंसेंट मिल जाता है, वो एक्ट बन जाता है। इसी तरह से राज्य विधानसभा कोई कानून पारित करती है और उसे गवर्नर का कंसेंट मिल जाता है, साइन मिल जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ये तो एक लीगल प्रोसेस है। दिमाग क्या लगा? जिस हिसाब से आयोग प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न दे रहा है, मुझे लगता है हमें अब किताबें कम पढ़नी पड़ेंगी, आयोग की वो क्वेश्चन बैंक्स पढ़नी पड़ेंगी जिसके हिसाब से आयोग क्वेश्चन के आंसर सेट करता है। नहीं, लेकिन ये बड़ी, मतलब मैं हैरान रहता हूं कि मुझे लगता है हमारे राज्य को किसी की नजर लग गई। आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते, बमुश्किल से एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो उसमें कैश फॉर जॉब स्कैम चलता है, फिर आप अचानक आपको ध्यान में आता है आप क्वेश्चनर सही नहीं बना पा रहे। इसका मतलब ये पूरे जो एग्जाम कराने वाले हैं इनकी ओवरहॉलिंग करना बहुत जरूरी है, इनकी सर्जरी करना बहुत जरूरी है। सर कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे तो हाई कोर्ट ने तक बोल दिया सर, अब आयोग मानता किसकी है? अब हम या तो पढ़ना छोड़ के सड़कों में उतरे, आयोग ये चाहता है। हम हाई कोर्ट जाके भी, जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद आयोग प्रश्न का उत्तर चेंज करने को तैयार नहीं है और लोगों को 15 दिन पहले बोल रहा है कि आप मुख्य परीक्षा लिखने के लिए तैयार हो जाओ। सर वो बच्चे के साथ मजाक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, आप बताइए। मैं समझता हूं कि आपकी ये जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक और स्पेशली चीफ मिनिस्टर तक पहुंच रही होंगी और वो आपके पक्ष में फैसला करेंगे। सर पिछले 3 दिन से टेलीग्राम में हम जितने दोस्त आपस में पढ़ने वाले लगभग उत्तराखंड के 1-1.5 हजार युवा हैं, टेलीग्राम में हम रोज ट्रेंड करा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को टैग कर रहे हैं। हमने विस्तृत तौर पे अपने लेटर्स तक लिख के उनके टेलीग्राम ट्विटर में उनको टैग किया हुआ है। भाजपा के जितने मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष को टैग किया। सर अब हम कहाँ जाए? हम अदालत जाके थक गए, हम ट्विटर में टैग कर रहे हैं, हमको कोई रिस्पॉन्स इसका मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। जो आप जैसे बॉबी भाई ने कुछ बातें रखी हैं, संजय ने कुछ बातें रखी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को एक पारदर्शी मौका मिले, उन्हें अपने कॉम्पिटेंस को दिखाने का एक पर्याप्त और पारदर्शी अवसर मिले। और जब हम इस तरह के पारदर्शी अवसर देते हैं तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो आते हैं, जो पैसे देकर नौकरी करेंगे वो पैसा ही कमाने की सोचेंगे, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि एक पुरस्कार निकाला जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो कहे कि बिना पैसे खर्च किए मैंने अपना काम करवा लिया। ये स्थिति आ गई है साहब। ये सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आज की डेट में ये 20 अगस्त को पेपर करा भी देते हैं ना। राज्य का युवा 5 साल में एक बार परीक्षा का वेट कर रहा है, उसे आप 15 दिन दे रहे हो। यूपी का जो बंदा हर साल मुख्य परीक्षा या और प्रारंभिक परीक्षा, उनके यहाँ हर साल पीसीएस परीक्षा होती है, वो सारे लोग हमारे राज्य में आके काम करेंगे। राज्य का युवा उनके जूते साफ करेगा कल के दिन। चलिए, मैं आपकी भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने युवा साथियों से एक बार जरूर कहना चाहूंगा, जो उत्तराखंड में हैं या उत्तराखंड के बाहर हैं, आप लोग संजय और दोनों को स्क्रीन पर लाइए प्लीज।
संजय और बॉबी भाई दोनों को स्क्रीन पे लाइए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है, लोहिया साहब कहते थे। ये 5 साल में वोट देकर अपने कर्मों की इतिश्री करना बंद करिए। आपको अपने पहाड़ बचाने हैं, अपने हक हकूक बचाने हैं, अपने जल जंगल जमीन बचानी है, अपने रोजगार बचाने हैं, अपनी सरकारी नौकरी बचानी है, तो उसके लिए वोकल होइए। वोकल होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं जाके किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से, जिसके लिए कि उत्तराखंडी जाना जाता है, आप अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाइए। यह दबाव की राजनीति काम करेगी और यही दबाव जो है आपको आपका हक दिलाएगा। मैंने बचपन से एक कविता को, हाँ संजय आप कुछ कह रहे हैं। एक अपील आपसे भी है सर, थोड़ा छात्रों के लिए तो आपने अपील कर दी, जरा नेताओं और आयोग के लिए भी एक अपील कर दीजिए कि जो बच्चे अपनी गलती से नहीं, आयोग की गलती से पीछे हो रहे हैं परीक्षा में, जिनकी गलती की वजह से आयोग 15 दिन में उनसे मुख्य परीक्षा लिखवाना चाह रहा है, थोड़ा आयोग को भी आप अपनी ओर से थोड़ा सुझाव दीजिए। आयोग को सुझाव क्या, उसको खुद समझना चाहिए कि हम 6 साल के बाद ये परीक्षा करा रहे हैं, 18 दिन में कैसे वो इतने सारे सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी करेंगे। एक नेचुरल है, मुझे लगता है कि मैं इतना जानता हूं कि चीफ मिनिस्टर इसमें जरूर एक्शन लेंगे, उन तक ये बात पहुंच गई होगी, वो इस बात पे जरूर मंथन करेंगे कि, और मुझे लगता है कि एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते उनके समझ में आएगा कि हमें अपने लोगों को पारदर्शी मौका देना है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से भी ये अपील करूंगा कि आपके पास एक मौका है अपने उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़े रहने का। याद करिए वो यही हुआ है जिन्होंने, जिसको लेकर आप बार बार इंटरव्यूज में कहते हैं कि मिथक तोड़ा है उत्तराखंड के लोगों ने, एक सरकार हर बार 5 साल में सरकार बदलने का। उन्होंने मिथक तोड़ के आपको दोबारा मौका दिया है। अब आपको उस कर्ज को चुकाना है उन युवाओं के, और वो कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो उनकी बड़ी जायज मांग है कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि आप सबसे ऊपर बैठे हुए हैं पद में और आप कस्टोडियन हैं, इसलिए आप हमारे अधिकारों की रक्षा करिए। मैं एक कविता आपके सामने रख रहा हूं, वो हर व्यक्ति को अपने जेहन में उतार लेनी चाहिए, और वो ये कविता है कि आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा, अपने आप हमें यह संघर्ष करना पड़ेगा, और अपने नयनों का नीर अपने आप हमको खोजना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, जिससे जीवन में बल मिले है ध्येय अपना तो यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और ये जो बॉबी भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, जेल तक होके आ गए हैं, और इनका सिर्फ मकसद ये था कि एक पारदर्शी एक सिस्टम तैयार किया जाए जहां हमारे उत्तराखंड के लोगों को, हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, न जाने लाखों बेरोजगार साथी आज खाली बैठे हुए हैं। वो एक अदद सपना उनका होता है सरकारी रोजगार पाने का, और हमारी जिम्मेदारी यानी सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें एक ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करे ताकि वो अपने सपने को हासिल कर सके। जो कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस उनके अंदर है, उसके मुताबिक उनको नौकरी मिल सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ युवाओं की लड़ाई को हम लगातार लड़ते रहेंगे, हर मंच से लड़ते रहेंगे और उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का देवभूमि डायलॉग देखने के लिए।